हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीपीसी में ऑर्डर 8 के बारे में, जो बात करता है रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की। ऑलराइट, नाउ ऑर्डर 8 में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आज इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट एक तरीके से इसको हिंदी में बोला जाता है लिखित कथन, और इसको इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो प्लेंट का रिप्लाई। कैसे? ए और बी के बीच में सिविल सूट सिविल न्यायालय में फाइल हुआ, ए ने अपना प्लेंट ऑर्डर 7 के तहत फाइल करा, तो अब डिफेंडेंट जो बी है उसके पास क्या राइट है? उसके पास ऑर्डर 8 में राइट है कि वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे अंडर ऑर्डर 8, यानी वो रिप्लाई जो प्लेंट जो फाइल हुआ है उसका रिप्लाई फाइल करे, जिसको बोला जाता है हिंदी में लिखित कथन और इंग्लिश में रिटर्न स्टेटमेंट WS। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? इसके अंदर सबसे पहले जिस दिन समन आपको इशू हुआ है कोर्ट से कि आपको आज, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको समन इशू हुआ है कोर्ट से कि आपको न्यायालय में उपस्थित होना है, उसके 30 दिन के भीतर 30 डेज के अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 8 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, रिटर्न स्टेटमेंट आपको कब फाइल करना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, यानी जिस दिन आपको नोटिस सर्विस समन्स इशू हुआ है कोर्ट का, उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है? रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल करना है, यानी आपके वाद का रिप्लाई फाइल करना है, आपको प्लेंट का रिप्लाई फाइल करना है। ठीक, बट अगर कुछ ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाती है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो 30 दिन का समय 90 डेज कर सकता है। ठीक है, अगर कोर्ट को अगर लगता है कि ऐसी कोई कंडीशन आ गई है, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आ गए थे पार्टी के पास कि वो 30 दिन के अंदर वो रिप्लाई फाइल नहीं कर सकता था, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि जो टाइम पीरियड रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का 30 डेज है, उसे वो बढ़ा के क्या करे? वो बढ़ा के उसे 90 डेज कर सकता है। ऑलराइट, अब रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें प्रतिवादी यानी कि बी यानी कि डिफेंडेंट, अगर उसको ऐसा लगता है कि इसमें नहीं, इसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बोलनी चाहिए या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की है, तो वो प्लीडिंग्स स्पेसिफिकली रिटर्न स्टेटमेंट में लिखी जाएगी। क्या बोला जाता है कि रिटर्न स्टेटमेंट में अगर प्रतिवादी डिफेंडेंट के पास ये है, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या ऐसी कोई नॉलेज की चीज़ है जो उसको फेवर कर सकती है, तो वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में क्या करेगा? उस न्यू प्लीडिंग को, उस नई चीज़ को क्या करेगा? स्पेसिफिकली यानी कि स्पेसिफाई करके पूरा स्पष्टीकरण उसका देके उसे रिटर्न स्टेटमेंट में फाइल करेगा और न्यायालय को ये बताएगा प्लीडिंग लेके आया हूँ रिटर्न स्टेटमेंट में, ये पोजीशन मेरे साथ है। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है। ठीक, डिफेंडेंट को अगर अपने पॉइंट कुछ रेज करने हैं तो वो क्या करेगा? रिटर्न स्टेटमेंट में उसको स्पेसिफिकली करेगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या अगर जो प्लेंट फाइल हुआ है ऑर्डर 7 में वादी के तहत यानी कि प्लेंटिफ के द्वारा, तो क्या करा जा सकता है? उसमें ये पावर है डिफेंडेंट के पास, यानी जो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे, अगर उसमें ऐसी कोई चीज़ है कि वो स्पेसिफिक नहीं है यानी कि गलत है और उसको खंडन करना चाहिए, तो सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 8 में रिटर्न स्टेटमेंट में रूल 3 में यह बताया गया है कि डिनायल क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक, यानी कि डिनायल आप जब भी किसी चीज़ का करो, अगर वादी ने गलत जानकारी दे रखी है तो उसका डिनायल आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, यानी उसका खंडन आपको करना पड़ेगा, और खंडन में आपको स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा कि आप इस चीज़ का खंडन किस तरीके से कर रहे हो, आपके पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डॉक्यूमेंट और क्या एविडेंस है कि आप इसका खंडन कर रहे हो। ठीक है, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट में आपको 30 डेज तो है ही सही, 90 डेज एक्सेप्शन में जाएगा। अगर कुछ नई चीज़ आ रही है प्लीडिंग में तो आपको स्पेसिफिक इसको प्लीड करना है, और अगर आपको डिनायल भी करना है तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते समय स्पेसिफिक यानी विद एक्सप्लेनेशन आपको उसको क्या करना पड़ेगा? खंडन करना पड़ेगा अपने प्लेंटिफ के प्लेंट को के, और उसको स्पेसिफाई उसका डिनायल करना पड़ेगा। ठीक, ये होता है रिटर्न स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे सेट ऑफ के बारे में। नाउ ऑर्डर 8 रूल 6 क्या कहता है? सेट ऑफ के बारे में बात करता है। ऑर्डर 8 रूल 6 टॉक्स अबाउट सेट ऑफ, इसको हिंदी में बोला जाता है मुजरा। अब सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ सबसे पहले आप समझेंगे कि कोई एक बी सूट यानी मनी रिकवरी सूट, जिसमें धन से संबंधित कोई वाद अगर सिविल न्यायालय में आता है, यानी कि किसी के धन से रिलेटेड कोई, किसी की पैसे से रिलेटेड अगर कोई सूट आता है, जिसको लीगल लैंग्वेज में बी सूट बोला जाता है, उसमें अगर कोई बी सूट लगाता है सिविल कोर्ट में, सिविल न्यायालय में,
तो उसी को डिनायल करने के लिए डिफेंडेंट के पास, जैसे ए ने बी के लिए क्या, ए ने बी के खिलाफ बी सूट यानी मनी रिकवरी सूट लगाई कि इसके लिए इसके ऊपर मेरा इतना पैसा बकाया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अब इसके पास बी के पास क्या पावर है, बी के पास पावर है, अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत जानकारी है, ये गलत बता रहा है और इसके ऊपर मेरा पैसा बकाया है, तो वो क्या करेगा, अपनी पिक्यूनरी लिमिट जो न्यायालय के पास है उसको ध्यान में रखते हुए ए के खिलाफ सेट ऑफ लेके आ सकता है, यानी उसमें मुजला करा सकता है, सेट ऑफ लेके आ सकता है, ठीक। सेट ऑफ को कैसे समझेंगे आप, यानी कि एक तरीके का इसको क्रॉस सूट बोला गया है, यानी ए ने एक सूट लगाया बट बी ने क्या बोला, नहीं ये जानकारी गलत है, इसके ऊपर मेरा पैसा बकाया है, यानी कि मुझे चाहिए इससे पैसा, तो बी ने क्या करा, सेट ऑफ फाइल कर दिया, एक तरीके से क्रॉस सूट फाइल कर दिया, यानी कि ये भी एक तरीके का सूट हो गया, यानी कि ए भी सूट हो गया और बी ने भी सूट लगा दिया। इसको रिप्लाई की तरह नहीं देखा जाएगा, इसको एक सूट का दर्जा दिया गया है और इसमें सारी वही कंडीशंस फॉलो होगी जो ऑर्डर 7 के तहत प्लेंट में फाइल होती है, वही सारे रूल्स इसमें एप्लीकेबल होंगे जो एक रेगुलर प्लेंट में होते हैं, वही एक सेट ऑफ में भी होंगे। सेट ऑफ को क्या बोला गया है, एक तरीके का क्रॉस सूट बोला गया है। इसका अपन एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ए ने बी के खिलाफ 10,000 रुपए के लिए सूट लगाया, ठीक, बट बी ने क्या करा, ऑलरेडी 20,000 रुपए का जजमेंट ए के खिलाफ लाके रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये एक तरीके का सेट ऑफ कहलाएगा, यानी ए के पास भी रिकवरी के लिए है और बी के पास भी रिकवरी का सूट है, यानी दोनों के सूट को क्या कहला जाएगा, एक तरीके से क्रॉस सूट कहलाएंगे और ये सेट ऑफ के अंदर आ जाएंगे। एक ए बी सूट लेके आ गया, बी बी सूट लेके आ गया, यानी एक ने ए ने मनी रिकवरी सूट फाइल करी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को ध्यान में रखते हुए, और बी ने भी क्या करा, क्रॉस सूट फाइल कर दिया, यानी कि सेट ऑफ फाइल कर दिया। अब इसमें क्या, कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट क्या करेगा, ए को भी टाइम देगा बी के लिए रिटर्न स्टेटमेंट यानी रिप्लाई फाइल करने के लिए, और बी को भी टाइम दिया जाएगा ए ने जो सूट फाइल करा उसके रिप्लाई फाइल करने के, यानी कि सूट 2 हो गए, 2 सूट चलेंगे, 2 सूट में भी वही सारी कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, वही रूल्स फॉलो होंगे जो ऑर्डर 7 और 8 के तहत होते हैं। बट इसमें आपको क्या कहा जाएगा, इसमें आपको ये बोला जाएगा कि आप ऑर्डर 7 और 8 के तहत आप क्या करें, दोनों एक दूसरे में रिप्लाई फाइल करके अपने पॉइंट रेज कर सकते हैं, और जो ऑर्डर 8 रूल 1 to 5 में दे रखे हैं वो सारी रिटर्न स्टेटमेंट की कंडीशंस फॉलो हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट है ऑर्डर 8 रूल 6A काउंटर क्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों पार्ट एग्जाम में जुडिशरी में हुए या ऑल इंडिया बार हुए या मेंस का जुडिशरी हुआ, हर जगह लॉ के एग्जाम्स में हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में। ऑलराइट, बहुत इसमें हम बात करते हैं ऑर्डर 8 रूल 6A के बारे में, जो बात करता है काउंटर क्लेम, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिदावा, यानी कि दावे का प्रतिदावा। अब इसको क्या होता है, सेट ऑफ होता है मनी रिकवरी के लिए, ठीक है, ओनली फॉर मनी रिकवरी। अब काउंटर क्लेम का क्या पोजीशन होती है हम इसको समझते हैं। एक तरीके से क्या होता है, ए ने सूट फाइल कर दिया, अब बी के पास क्या है, बी के पास भी उसके लिए कुछ डिमांड है, उसके पास भी कुछ राइट्स हैं, और उसके पास भी ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत तरीके का सूट है, और उसके पास भी राइट बनता है कि वो उसके पास ऐसी कोई सिचुएशन है कि मेरा सूट फाइल हो सकता है, इसके खिलाफ इसने झूठा फाइल कर रखा है या फिर झूठा नहीं कर रहा है, तो मेरे पास भी ऐसे कुछ पॉइंट है जो मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में बताना चाहिए। तो क्या करेगा, वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के बजाय एक तरीके से काउंटर क्लेम फाइल कर देगा, यानी क्लेम का काउंटर क्लेम, यानी दावे का प्रतिदावा। एक दावा फाइल करा गया किसी ए के खिलाफ, तो बी ने क्या करा, प्रतिदावा, यानी कि एक तरीके से दावे का प्रतिदावा, क्लेम का काउंटर क्लेम, ये चीज हो जाती है ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर। काउंटर क्लेम एक तरीके से अटैकिंग पोजीशन होती है। रिटर्न स्टेटमेंट आप जो फाइल करते हैं वो अपनी जगह, बट काउंटर क्लेम एक तरीके की अटैकिंग पोजीशन है। इसमें हिंदी में बोले, अगर शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो इसे बोला जाता है कि घर पे वार करना, घुसकर वार करना, ठीक है। यानी काउंटर क्लेम एक तरीके का अटैकिंग होता है, यानी आपने दावा लगाया तो सामने वाले ने प्रति दावा लगाया, दैट इज कॉल्ड काउंटर क्लेम। एक तरीके से उसने सामने से वार करा अटैकिंग तरीके से, नॉट डिफेंसिव। अब अटैकिंग पोजीशंस में काउंटर क्लेम कैसे होगा, यानी फॉर एग्जांपल ए ने सूट लगाया बी के अगेंस्ट, ए ने बोला कि सर इसको 39 ऑर्डर 1-2 ऑर्डर 39 रूल 1-2 के तहत मुझे इंजंक्शन दी जाए कि ये मेरी प्रॉपर्टी पे इलीगली पोजेशन कर रहा है और इसको स्टे दिया जाए, मुझे इसको रोकने के लिए इंजंक्शन दी जाए। तो काउंटर क्लेम क्या आया बी की तरफ, नहीं सर इस प्रॉपर्टी में मैं पहले से ही कब्जेदार हूँ, यानी मैं ऑलरेडी इसमें पजेस्ड हूँ, ये कब्जे में ही है मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर ही मेरे कब्जे में है और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और आप इसको रोको कि ये मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर ना करे। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से क्लेम का काउंटर क्लेम हुआ, दावे का प्रतिदावा हुआ।
इसमें भी वही सारे रूल्स फॉलो होंगे जो एक तरीके से प्लेंट होती है, इसको भी प्लेंट समझा जाएगा, ए का भी प्लेंट रहेगा, बी का भी प्लेंट रहेगा, वो सारे रूल्स और सारे कंडीशंस वही फॉलो होगी जो एक ऑर्डर के लिए फॉलो होती है, एक प्लेंट के लिए फॉलो होती है। और प्लेंट ऑर्डर 7 के तहत जितने भी रूल्स फॉलो होते हैं प्लेंट की तरह, वही तरीके के काउंटर क्लेम में भी इसमें फॉलो होंगे। बट ध्यान रखा जाए पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम जो अपन ने पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन समझी थी उसको एक्सीड नहीं होना है, उसी के अंडर में रह के क्लेम और काउंटर क्लेम दोनों चलेंगे।